हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 14। इसके पहले के बाकी 13 टेस्ट भी हमारे चैनल से पड़े हैं जिनको आप देख सकते हैं। और ये उन्हीं टेस्ट के वीडियो लेक्चर्स हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिए जा रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो अगर आपको भी अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत अमात्य का प्रमुख काम था राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा करना। ठीक है, देखिए, और ये अष्टप्रधान थे कौन? ये शिवाजी महाराज के प्रशासन में सहायता करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसको अष्टप्रधान कहते थे। इसमें जो अमात्य या मजूमदार होता था ये वित्त और राजस्व मंत्री होता था जो राज्य के खातों की जांच करता था, और जो पेशवा होता था वो प्रधानमंत्री के समान होता था। सुमंत या जो दबीर होते थे वो विदेशी मामलों के प्रमुख होते थे, और सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें जो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये तो आप याद रखिए ही कि जैसे अमात्य कौन होते थे? राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए। इसके अलावा भी आप याद कर लीजिए कि जैसे पेशवा प्रधानमंत्री के समान, सुमंत विदेशी मामलों का प्रमुख, और सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स विलिंगटन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना पहली बात की कहाँ गई थी? आप ये भी याद रखेंगे कि कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, 1784 में की गई थी। और किसने करी थी? तो ये करी थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को प्राच्य विद्या यानी कि ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करना था। इस संस्था के प्रयासों से भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू हुआ। इसके अलावा चार्ल्स विलिंगटन ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपसे पूछ सकता है कि भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये चार्ल्स विलिंगटन ने किया। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय व्यापार के संदर्भ में अरिका मेडू का मुख्य महत्व क्या था? तो ये एक महत्वपूर्ण रोमन व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था, अरिका मेडू। अरिका मेडू पुडुचेरी के पास स्थित एक प्राचीन बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ से बड़ी मात्रा में रोमन एम्फोरा, जिसको हम बोलते हैं मृत भांड, और कांच के मनके मिले हैं जो भारत रोमन व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1960, 1970, 1980, 1990, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी 1970 में। ये होता क्या है? इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के द्वारा की गई। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए, ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना छोटे छोटे, जैसे कि श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और बाकी सारी क्रांतियां, जिससे हमेशा एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, इसके टॉपिक आपको हमारी क्लास टॉपिक 1 क्लास में मिलेंगे, जिसको आप जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। वो ऐसे 5 से 10 मिनट के बीच की सीरीज है जिसमें आप सारे ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स अपने तैयार कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अमूल मॉडल इस क्रांति की सफलता का आधार बना। ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। किसने करी थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई थी। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। प्रायद्वीपीय पठार की दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से हुआ है? नदियों द्वारा निक्षेपण, वलयन की प्रक्रिया, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, समुद्रों के पीछे हटने से, उपयुक्त में से कोई नहीं? दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? तो ये दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। ठीक है, देखिए, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी क्रिया से निकले बेसाल्ट लावा के जमाव से हुआ है। यह क्षेत्र पड़ता कहाँ का है? ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र,
गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में फैला हुआ है। लावा के अपक्षय से यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और दक्कन के पठार की आकृति कैसी है? ये त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार की भारत नेट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। भारत नेट परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। यह डिजिटल अभियान का एक प्रमुख स्तंभ है। इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? NOFN के द्वारा, NOFN से जाना जाता था। ठीक है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा बनाती है? क्या? एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा। तो ये बनाती है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसको एकात्मकता की विशेषता वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, और ये सेवाएं कहाँ प्रदान करती हैं? राज्यों में प्रदान करती हैं। अन्य एकात्मक विशेषताओं में और क्या क्या शामिल हो सकता है? एकल संविधान, एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति। संघीय विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है। ठीक, ये एकात्मक विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी? एकल संविधान, एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति। और संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हो गई? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा या क्वासी फेडरल कहा? ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कि किसने कहा था भारतीय संविधान को अर्ध संघीय। तो ये कहा था केसी वेयर ने। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस विदेशी संविधान से प्रेरित है? यूएसएसआर, जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, फ्रांस का संविधान, जापान का संविधान या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति ली गई है। आप यहाँ पे एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे कि जब भी आपातकाल लगता है 20 और 21 को छोड़ के, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ठीक, हालांकि आपातकालीन उपबंधों का मुख्य ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन अधिकारों का जो निलंबन है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, और बाकी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से, और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का, कनाडा का, भारत का, रशिया का या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। सबसे विशाल लिखित संविधान है भारत का। इसकी विशालता का मुख्य कारण भारत की भौगोलिक विविधता, विस्तार और केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान का होना है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अब इस समय अनुसूचियां बढ़ गई हैं। कितनी हो गई अनुसूचियां? 12 हो गई हैं। बाकी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। और अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला BCG का टीका किस घातक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो BCG का टीका सुरक्षा प्रदान करता है ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक से। BCG का पूर्ण रूप क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट गुरीन, और यह टीका मुख्य रूप से टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इसे सामान्यतः जन्म के समय या जन्म के पहले पखवाड़े के भीतर दिया जाता है। और टीबी होता किससे है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन सी विषाणु से होती है, कौन सी कवक से होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है आपसे। अब क्या पता आपसे अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे जीवाणु हटा के विषाणु लिख दे, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये भी याद रखिएगा कि कौन सी जीवाणु से होती है, कौन सी विषाणु से होती है।
विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ मुख्य रूप से किस धातु को मिलाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे? एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम, टिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, लोहे के साथ लगभग 10.5% या अधिक, इससे ज्यादा क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम सतह पर एक अदृश्य ऑक्साइड परत बनाता है जो कि संक्षारण या जंग को लगने से रोकता है। इसमें निकेल और कार्बन का भी सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पीतल, तांबे और जस्ते का मिश्रण है। ये बहुत पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है, तो आप ये याद रखेंगे, पीतल, तांबे और जस्ते का मिश्रण है। और टांका जो होता है ये सीसे और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। पीतल किसका होता है, इसको आप लिख लीजिए। पीतल मिश्रण होता है तांबा और जस्ते का, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, और जो टांका लगाया जाता है वो उसमें क्या क्या होता है, तो टांके में सीसा और टिन होता है। रेलवे पटरियों के जंक्शन पर दो पटरियों के बीच एक छोटा सा गैप क्यों छोड़ा जाता है? पटरी बिछाने की लागत को कम करने के लिए, ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए, गर्मियों में तापीय विस्तार के लिए जगह देने हेतु, या पटरियों के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। दो पटरियों के बीच एक छोटा सा गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है गर्मियों में तापीय विस्तार के लिए जगह देनी होती है। ये जो रेलवे की पटरी ऐसी होती ना, तो यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे गैप होता है, यहाँ गैप है, फिर थोड़ी दूर बाद फिर थोड़ा सा गैप रहता है, ये गैप होता है। ये क्यों होता है? ताकि जब गर्मी में विस्तार हो तो उसको थोड़ी सी जगह मिल जाए। गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ने के कारण लोहे की पटरियों में विस्तार या फैलाव होता है। यदि गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो पटरियां मुड़ सकती हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। यह पदार्थ के रेखीय विस्तार का एक व्यवहारिक उदाहरण है। ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम और गैसों में सबसे ज्यादा होता है। रेल की पटरियों के नीचे स्लीपर दबाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, और ये जो बीच बीच में यहाँ पे लगे होते हैं ना ऐसे, इसको स्लीपर कहते हैं, और गैप्स यहाँ छोड़े जाते हैं। आप याद रखेंगे डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। वह प्रजाति जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की बहुतायत और स्वास्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो क्या कहलाती है? संकेतक प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति, अग्रणी प्रजाति, विदेशी प्रजाति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी प्रजाति कहलाती है कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति वो होती है जिसका अपने पर्यावरण पर उसकी संख्या की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि इस प्रजाति को हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के संरचनात्मक संतुलन में बहुत भारी बदलाव आ सकता है। यानी कि जो वहां की मुख्य प्रजाति होती है उसको क्या बोलते हैं? कीस्टोन प्रजाति होती है वो। समुद्र में जो सी ऑटर होता है ये इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरीके से बदल सकता है या समाप्त हो सकता है। पाइन के वृक्ष या हाथी भी कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों में कीस्टोन प्रजाति माने जाते हैं। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जहरीले पदार्थों जैसे कि पारा या डीडीटी की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव निम्नीकरण, या जैव उपचारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहरीले पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये देखिए बायोमैग्निफिकेशन, ये क्या होता है? जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, जैव संचयन क्या होता है? ये होता है बायो एक्यूमुलेशन। जब हम एनवायरमेंट का टॉपिक डिटेल में करेंगे तो हम ये सब जानेंगे इन सारे पॉइंट्स को कि ये क्या होते हैं डिटेलिंग में। ठीक है, जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन, जैव निम्नीकरण बायो डिग्रेडेशन, जैव उपचारण बायो रेमिडेशन। ठीक, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए, जब प्रदूषण, जैव आवर्धन तब होता है जब प्रदूषक प्रत्येक अगले ट्रॉपिक स्तर पर अधिक केंद्रित होता है। ये पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं और जीवों द्वारा आसानी से उत्सर्जित नहीं किए जाते, इसी वजह से ये संचित होते जाते हैं और फिर आगे और ये बढ़ते जाते हैं। शीर्ष मांसाहारियों में इन रसायनों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारी धातुएं जैसे कि कैडमियम और पारा
ये सब जैव आवर्धन के सामान्य कारक होते हैं। यह प्रक्रिया जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐसी प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं स्थानिक प्रजाति या एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है। एंडेमिक प्रजातियां वे हैं जो दुनिया में केवल एक ही निश्चित स्थान पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। भौगोलिक बाधाओं के कारण इनका वितरण सीमित हो जाता है। पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला लायन टेल्ड मकॉक इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और आवास विनाश से इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये प्रीवियस ईयर का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रजातियों की विलुप्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो इनका आवास विनाश इनकी विलुप्ति का प्रमुख कारण है। पारिस्थितिकी तंत्र में जब दो अलग अलग प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? परजीविता, सहोपकारिता, प्रतिस्पर्धा, भक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको बोलेंगे सहोपकारिता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों प्रजातियां एक दूसरे से लाभ लेती हैं, म्यूचुअलिज्म इसको कहेंगे। ठीक है, देखिए सहोपकारिता एक जैविक अंतःक्रिया है जहां दोनों भागीदार एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच का संबंध इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और परागण करने वाले कीट और फूल वाले पौधे भी इसी श्रेणी में आते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। प्रवाल्स और जूओजैंथली का संबंध भी सहोपकारिता का है ना? कोरल्स और जूओजैंथलीज। ठीक है, जैसे कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन्स और कोरल्स सहोपकारिता में रहते हैं। अगर किसी एक को भी नुकसान होता है तो उससे दूसरे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। किसी विशेष प्रजाति के रहने का स्थान और उसकी कार्यात्मक भूमिका वह क्या करती है, इसके संयुक्त विवरण को क्या कहा जाता है? किसी विशेष प्रजाति के रहने के स्थान और उसकी कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं पारिस्थितिकी निकेत। ठीक, इकोलॉजिकल नीश किसी प्रजाति की अपने पर्यावरण में भौतिक और जैविक स्थिति को दर्शाता है, या केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि उस प्रजाति की गतिविधियों और संसाधनों के उपयोग का कुल योग भी है। कोई भी दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में लंबे समय तक एक ही निकेत को साझा नहीं कर सकती हैं। निकेत का अर्थ होता है प्रजाति का व्यवसाय, जबकि आवास का मतलब होता है उसका स्थान या रहने का पता। निकेत विशेषज्ञता प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करती है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन समूह का चयन करिए। कौन कौन से हैं? तो शा, सा, सा, हा, ये कैसे व्यंजन हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अंगों से घर्षण से ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण रगड़ के साथ निकलने वाली वायु से होता है और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? शा, सा और हा। ठीक है, 4 होते हैं ये। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि वायु को निकलने के लिए संकीर्ण मार्ग से संघर्ष करना पड़ता है। और महाप्राण ध्वनियों के वर्गीकरण में भी इनको शामिल किया जाता है। वर्णों के उच्चारण में होने वाले बाह्य प्रयत्न के कुल कितने भेद व्याकरण शास्त्र में बताए गए हैं? 8, 9, 10, 11 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? 11। देखिए, बाह्य प्रयत्न उच्चारण की उस अवस्था को कहते हैं जब ध्वनि मुख से बाहर निकलती है। पारंपरिक संस्कृत हिंदी व्याकरण के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। चलिए आगे चलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वैज्ञानिक क्रम जिसमें स्वर और फिर व्यंजन है, इस पे आते हैं। पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं। यह व्यवस्था उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण का सही विकल्प कौन सा है? का, खा, घा, छा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? का इसमें किसका उदाहरण है? अल्प प्राण वर्ण का। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, ये याद रखेंगे आप। यहाँ का अपने का वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए ये अल्प प्राण है। ठीक, और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं।
ये आप याद रखेंगे। सभी स्वर कैसे होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये भी अल्प प्राण ही माने जाते हैं। ठीक है, या, रा, ला, वा ये भी अल्प प्राण है। ध्वनियों के वर्गीकरण के अनुसार सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं इसमें, चा, था, का, गा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी, गा। गा इसमें क्या है, ये सघोष वर्ण है। ठीक है, सघोष होता क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उनको सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसा होता है, ये सघोष होता है। गा का वर्ग का तृतीय वर्ग है, अतः यह सघोष ध्वनि है। और हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर सघोष ध्वनिया भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक तौर पर पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, मलेशिया। क्या है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स में कौन कौन से देश आ जाएंगे, पहले ये ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर इसमें जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पर पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें मलेशिया भी शामिल हो गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मलेशिया को औपचारिक रूप से पार्टनर कंट्री का दर्जा दे दिया गया है। ये दर्जा पूर्व सदस्य से अलग होता है, जिसमें देश ब्रिक्स की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान का अधिकार सीमित होता है। कजान 2024 के बाद यह विस्तार की नई श्रेणी के तहत पहला बड़ा नामांकन है। वर्तमान में ब्रिक्स के 10 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनमें 2024 में शामिल हुए मुख्य देश कौन कौन से हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ये चीन के शंघाई में स्थित है और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रिक्स का बैंक कौन सा है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति 5.0 के तहत राज्य के प्रत्येक तहसील में स्थापित किए जाने वाले विशेष केंद्र का नाम क्या है। तो ये क्या होगा, मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुरू किए जाने वाले, इसका नाम होगा पिंक साइबर हेल्प डेस्क। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी 350 तहसीलों में पिंक साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले डिजिटल अपराध और सोशल मीडिया धोखाधड़ी का त्वरित समाधान करना। इसमें महिला पुलिस कर्मियों को साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित करके तैनात किया जाएगा। और इसकी शुरुआत, मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। और उत्तर प्रदेश सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने वाला पहला अग्रणी राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने वाला अग्रणी राज्य है। अक्टूबर 2025 में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत किस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को सफलतापूर्वक हासिल किया, प्रोजेक्ट कुशा के तहत। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एकीकरण। क्या है ये है वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम के रडार और इंटरसेप्टर का सफल एकीकरण पूरा कर लिया गया है प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत में। इसे भारतीय आयरन डोम के रूप में जाना जाता है, जो 350 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह प्रणाली इजराइल के पास S-400 और आयरन डोम के स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। और प्रोजेक्ट कुशा को 2028 से 29 तक पूरी तरीके से तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसके अध्यक्ष का अभी भी डॉक्टर समीर कामत ही हैं डीआरडीओ के। नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है 103वां स्थान। देखिए, भारत के प्रदर्शन में प्रतिभा वृद्धि, टैलेंट ग्रोथ की श्रेणी में विकास हुआ है, लेकिन टैलेंट रिटेंशन में अभी भी चुनौतियां हैं। यह सूचकांक इनसीड द्वारा डेस्कॉर्टिस इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड और सिंगापुर ये शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसको मापा जाता है,
इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या माना जाता है? तो ये होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बढ़ोतरी। पर कैपिटा रियल इनकम लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक प्रगति का सटीक सूचक है। यह राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। नियोजन का अंतिम लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ही होता है। आर्थिक विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुधार दोनों ही शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस को कम करने के लिए नियोजन में किस रणनीति पर बल दिया जाता है? केवल विकसित राज्यों में निवेश, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम, सभी उद्योगों को महानगरों में स्थानांतरित करना, शिक्षा बजट में कटौती या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए नियोजन की किस रणनीति पर बल दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ क्या होता है? देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास में असमानता। नियोजन के माध्यम से सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कर रियायतें और बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूले का उपयोग करके राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटित करने में जो गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का उपयोग है, इसके द्वारा केंद्रीय सहायता आवंटित करने में इसको प्रयोग किया जाता है। और संतुलित क्षेत्रीय विकास भारतीय नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। योजना के लक्ष्यों में न्यायपूर्ण वितरण और समानता को प्राथमिकता किस मुख्य कारण से दी जाती है? न्यायपूर्ण वितरण और समानता को प्राथमिकता किस मुख्य उद्देश्य से दी जाती है? तो ये दी जाती है सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ होता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे। भारत जैसे देशों में जहां आय की विषमता अधिक है, वहां समानता के बिना विकास को अधूरा माना जाता है। इसके लिए सरकार समावेशी विकास की नीति अपनाती है और 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। और अंत्योदय की अवधारणा किसके लिए थी? वो भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति का एक माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जीएस के टॉपिक हो गए। अब इसके आगे के टॉपिक खुशबू मैम कवर करेंगी। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतर क्लासेस ला सके। चलिए आगे की क्लासेस देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रामीण बुनियादी ढांचे। देखिए आपको मेरे साथ यूपी, जीके, ग्राम विकास और कंप्यूटर और डीआई ये टॉपिक कवर करने होते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन होते हैं। रोज आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, जो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक होते हैं। और सैटरडे को आपको एक फुल लेंथ रिवीजन टेस्ट मिलता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और रोज जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, इसमें आपको कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, डीआई का 1 क्वेश्चन और यूपी जीके और ग्राम विकास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे टॉपिक से क्वेश्चन डालकर दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस रोज हो सके और आपको ये समझ में आए कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ने की जरूरत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राम विकास का। ग्रामीण बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनिवार्य माना गया है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण सड़क भी होनी चाहिए, संपर्क मार्ग बनने चाहिए, पेयजल स्वच्छता की सुविधाएं होनी चाहिए, विद्युतीकरण होना चाहिए, संचार। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बुनियादी ढांचे में आप सब कुछ आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे तो शिक्षा आ जाएगी, उद्योग आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सड़क निर्माण, देखिए सड़क बनेगी तो सड़क से क्या होगा? सड़क से कनेक्टिविटी बनेगी। कनेक्टिविटी बनने से गांव और शहर के बीच का जो एक डिफरेंस है, एक गैप है, वो कम होगा और रोजगार की संभावना बढ़ती है। तो इन सारी चीजों के विद्युतीकरण से क्या होगा? अब मान लीजिए, देखिए हम हर वक्त डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, हर चीज का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। हम लेखपाल भी जो
क्या कहते हैं खसरा खतौनी और जो भी भूमि का मापन है वो सब ऑनलाइन करते हैं। तो अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो सकते, और कंप्यूटर अगर चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण अंग है इस चीज़ का। तो हमें गाँव में भी, और आपने हर गांव में जो पंचायत है वहाँ पर भी हम क्या कहते हैं उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं। तो जब पंचायत को डिजिटल बनाना है तो कंप्यूटर देना पड़ेगा, और कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब देखिए, ग्रामीण विकास योजनाओं, अब अगर आप किसी चीज की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है? उस योजना से जनता को लाभ मिल रहा है कि नहीं, गांव में कुछ कुछ बेटर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें पता लगानी होंगी, है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा योजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा करना। ठीक है, आपने कोई भी काम शुरू किया है और कुछ समय बाद उसकी समीक्षा नहीं की, उसकी उपलब्धि को नहीं देखा, तो वो काम पॉजिटिव है, निगेटिव है, कोई ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा? धन का सदुपयोग होगा और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। जैसे मान लीजिए कि एक स्कीम आ गई, कोई योजना ले आई सरकार, अब 5 साल बाद हमने देखा कि उसमें 5th ईयर में जाकर हमने देखा उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर ये योजना बेकार हो गई, धन का दुरुपयोग हो गया, इसमें समयबद्धता में काम नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान देनी होती है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो अगर आप ये देखेंगे तो वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण। देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो महिलाओं का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारी महिलाओं को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, और एक एक जो मनी का है वो पूल बना दिया जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट डालकर कोई बिजनेस करती हैं, जिससे कि महिला सशक्तिकरण भी होता है और वित्तीय समावेशन होता है। गांव के महिलाओं को हम काम से, शहर से, लोगों से जोड़ पाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और जो स्वयं स्वयं सहायता समूह है, इसकी अवधारणा नाबार्ड लेकर आया था, इसलिए इसमें नाबार्ड की भूमिका बहुत अधिक रहती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगला, ग्रामीण विकास का सतत स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? अब आप सतत स्वरूप की बात करेंगे तो इसमें सब कुछ हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भविष्य के लिए उन्हें बचा कर रखना, पर्यावरण का अनुकूल तकनीकों का प्रयोग। देखिए, अनुकूल तकनीकों का प्रयोग क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्यावरण है उसको नई नई टेक्नोलॉजियों के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो जो हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, तो आप देख रहे होंगे जब ग्रीन हाउस गैस का क्या कहते हैं प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो पर्यावरण पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसे काउंटर करने के लिए हमने क्या बोला? हमने बोला नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे कि जो पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकें। तो हमने अनुकूल तकनीकी बनानी है उससे। फिर वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का संतुलन, ऐसा ना हो कि प्रेजेंट टाइम में भी जितने हमारे पास रिसोर्सेज हम उनको सारा यूज कर ले, भविष्य के लिए कुछ ना बचे। तो हम इसीलिए सतत विकास की अवधारणा में जाते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि भविष्य के लिए भी बचा कर रखना है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर आप देखिए, यह भावी पीढ़ी के लिए साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। ठीक, अब इसमें जैसे आप ऑर्गेनिक या जैविक खेती की बात करते हैं। अब जैविक खेती में क्या है? उसमें हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर है इनका यूज नहीं करते, उसकी जगह पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सौर ऊर्जा पर जा रहे हैं। अब हम जो क्या कहते हैं, पहले जो मोटर पंप हुआ करते थे अब उनको सोलर पंप में कन्वर्ट कर दिया गया है। सोलर एनर्जी का यूज करना है। पेट्रोल और डीजल, जैसे कि जो पंप चलाते हैं वाटर, उसमें हम डीजल यूज करते थे, तो अब डीजल की जगह हमने सोलर पंप पे स्विच कर गए। तो यही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसी को हम बोलते हैं एनहेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी को हमने बेटर कर लिया। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस स्थापत्य शैली का प्रारंभिक और श्रेष्ठ उदाहरण है? तो आप ये देखेंगे तो ये पंचायतन शैली है। तो पंचायतन शैली में क्या होता है? पंचायतन शैली में देखिए ये इस तरह से होता है कि ये एक सेंटर मंदिर है, इसके बगल में 4 मंदिर बना दिए, तो ये 5 मंदिर बन जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में शिखर युक्त मंदिरों का सबसे प्राचीन उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के शेषशायी और
जगेंद्र मोक्ष जैसे अवतारों का अंकन है या मंदिर बेतवा नदी के तट पर है। ये सारे ही पॉइंट इस क्वेश्चन के एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आप इनको उसी तरफ से तैयार करिएगा। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये किस काल का है, तो ये गुप्त काल का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्रकला शैली मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखिए 2 स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करती थी, एक होती थी मथुरा और एक होती थी गांधार। ठीक है, तो इन दोनों में जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसका चरम विकास उत्तर प्रदेश में किस राजवंश के शासन काल में हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक विकास कुषाण वंश कुषाण काल में हुआ था, राजा कनिष्क में। अब अगला देखिए, इसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बुद्ध की प्रथम ज्ञात मूर्ति का निर्माण इसी शैली के तहत मथुरा में किया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। इस शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म सभी की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मथुरा शैली की मूर्तियां पूरी तरह भारतीय तत्वों पर आधारित थी, और जो हमने एक आपको बताया गांधार शैली, वो यूनानी का प्रभाव था उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पूरी तरह से भारतीय शैली में बनती थी वो मथुरा शैली थी, और अगर आप गांधार शैली की बात करेंगे तो उसमें आपको यूनानी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और जो मथुरा शैली उसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां मिलती थी। तो अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बाजहर, या इसको बाजहर ये इस नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये आप देखेंगे तो ये जेठ महीना जो होता है, मई जून। देखिए ये कैलेंडर है जो हम लोग देखते हैं, जेठ जो है वो हिंदी का महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये महीने 12 होते हैं जो हम हिंदी के महीने बोलते हैं, तो उसके हिसाब से जेठ है। ठीक है, तो ये त्योहार मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल और गांव की सुरक्षा की कामना करना था। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच आदि में निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन है, थारू। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और एक जो थारू जनजाति के लिए जनजातीय महाविद्यालय स्थापित किया गया है, ये लखीमपुर खीरी में किया गया है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर का नाम बदलकर मध्यकाल में महमूदाबाद और फिर मुस्तफाबाद करने का प्रयास किया गया, जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब इत्र आ गया तो आपको समझ में आ गया कन्नौज की बात हो रही है। देखिए कन्नौज में जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था ओडीओपी, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, तो हमने कन्नौज का इत्र पढ़ा था। तो कन्नौज का जो इत्र है, ठीक, इसका नाम महमूदाबाद या फिर मुस्तफाबाद रखने मध्यकाल में रखने का प्रयास किया गया था, इसका नाम कन्नौज है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, काल में और प्राचीन काल में इसको कन्याकुब्ज या महादेव श्री। और ये आपके एग्जाम में आता है कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम महादेव श्री था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में यह उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। ठीक, पूरे दुनिया में अपने प्राकृतिक इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रतिवर्ष कन्नौज इत्र पर्यटन उत्सव मनाया जाता है। अब आप देखेंगे तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बीच में कन्नौज को ही लेकर एक युद्ध होता है जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, और किस जगह को लेकर हुआ, तो वो कन्नौज थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला देखिए, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक संस्थान को राज्य का प्रथम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बना दिया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है भारतेंदु संगीत अकेडमी या संगीत संस्थान। अब ये महाविद्यालय बन चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब हमने भातखंडे संगीत संस्थान जो है उसको हमने विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया है 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका परिवर्तन हुआ है संस्थान से, अब ये विश्वविद्यालय बन गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपग्रेड हो गया है और ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो उसका आंसर लखनऊ है और ये क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना 1926 में विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, के प्रयासों से मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से हुआ था। तो इसका पहला नाम जो था वो मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक था, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाला उत्तर प्रदेश का शीर्ष संस्थान है। अब 1966 में इसका नाम बदल के भातखंडे संगीत महाविद्यालय रख दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2000 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना था, अब ये सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी बन गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके 3 स्टेप हो गए कि पहले नाम इसका था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, इस नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया 1926 में। फिर 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत महाविद्यालय कर दिए गए, अब ये विश्वविद्यालय बन चुका है 2024 में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सनौली पुरातात्विक स्थल, जो हाल ही के वर्षों में चर्चा में रहा, का संबंध मुख्य रूप से किस काल से है? तो अगर आप इसका आंसर आप देखेंगे तो यह ताम्रपाषाण, जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सनौली में की गई खुदाई के दौरान लगभग 4000 साल पुराना ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है, इसीलिए ये जगह महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, पहली बार युद्ध रथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे भारतीय इतिहास के कालक्रम में नए आयाम से जोड़ा गया है। यहाँ से कांस्य निर्मित तलवारें और मानव कब्रगाह भी मिली है। सनौली को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया है। यह यहाँ के अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग इसे 2100 से 1900 ईसा पूर्व का बताती हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ से जो एक रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, इससे हमें टाइम पीरियड पता चलता है। तो हमने रेडियो कार्बन डेटिंग करके ये पता लगा लिया कि ये जो खोज हुई है वो कितनी पुरानी है, तो वो 2100 से 1900 ईसा पूर्व की बात बताती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? देखिए उत्तर प्रदेश में 2 जो हैं वो आधिकारिक भाषाएं, राजभाषाएं, तो उसमें पहली तो हमारी हिंदी है, ठीक है, पहली हमारी हिंदी है, दूसरी हमने मान्यता दे दी उर्दू को। तो उर्दू को कब मान्यता दी है? दूसरी जो है वो है उर्दू, इसको हमने मान्यता दी थी 1989 में, है ना, ये देखिए 89-90, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजभाषा अधिनियम 1951 ने उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? राज्य की व्यापक भाषाई संस्कृति का संरक्षण करना और उर्दू भाषी जनसंख्या को प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना था। पहली राजभाषा हिंदी थी, जिसे 1947 में अपनाया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में राजभाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को 1968 से पूर्णतः अनिवार्य कर दिया गया। आप जितने भी डॉक्यूमेंट देखेंगे गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट साइट पे, वो सब हिंदी भाषा में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के सेक्शन में देखेंगे तो इस बार आपको एग्जाम में कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन मिलने हैं, और 15 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आप कंप्यूटर को अच्छे से तैयार करिए, और कंप्यूटर से रिलेटेड हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें देखिए, और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए वर्ष 1957 में जॉन बैकस और उनकी टीम द्वारा विकसित पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, इसको हम बोलते हैं HLL, कौन सी थी? तो आप ये देखेंगे तो ये थी फॉर्ट्रन, ठीक है, इसका नाम ये था। तो फॉर्ट्रन का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक।
जिसे आईबीएम द्वारा वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाया गया था। आईबीएम कंपनी की बात हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, तो आप इसको देखिएगा। यह विश्व की पहली सफल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसे कोडिंग को सरल बनाया। क्योंकि देखिए, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, ठीक है। तो हम अपनी नॉर्मल बातों को कंप्यूटर को समझाने के लिए एक प्रोग्रामिंग करते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें जैसे कि प्रोग्रामिंग करनी है। अब ये उच्च स्तरीय भाषा यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने के लिए बनाई जा रही है, जिसका उपयोग जटिल गणितीय और सांख्यिकीय गणनाओं में किया जाता था। उसके पहले आप देखेंगे तो ये कोबाल जो था वो का विकास 1959 में व्यवसायिक कार्यों, ठीक है, के लिए किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर, ठीक है। अब आप समझिए, जो देखिए, जो कंपाइलर का काम क्या हो रहा है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, आप इसको कह सकते हैं ऐसे, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन भाषा। तो जब आप मशीन लैंग्वेज की बात करेंगे तो मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 और 1, ये जो बाइनरी में कंप्यूटर समझता है। तो हमें कंपाइलर की मदद लेनी पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के लिए पहले यूज किया कोबाल, अब हमने इससे भी और एडवांस वर्जन का फॉर्ट्रन बना दिया। तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी ये सॉल्व कर सकता है, बड़ी बड़ी गणनाओं को भी कर सकता है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सीपीयू और मुख्य स्मृति, जो हमें जिसे हम रैम कहते हैं, कि मध्य स्थित अत्यंत तीव्र और छोटी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो ये है कैश मेमोरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड स्टैटिक रैम है जो सीपीयू की गति को रैम की गति के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। देखिए, होता क्या है कि रैम का स्टोरेज छोटा होता है, तो अगर हमारा मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग है और बहुत हाई स्पीड से काम करता है, तो रैम उतनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है क्योंकि उसका स्टोरेज छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैश मेमोरी क्रिएट कर देंगे जिसमें वो एक एक्स्ट्रा मेमोरी हो जाएगी। तो स्पेस हमारा बढ़ गया, अब स्पेस बढ़ गया तो रैम को काम करने में आसानी होगी। तो इसलिए जिसमें वह डेटा स्टोर किया जाता है जिसकी सीपीयू को बार बार आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब मान लीजिए जो रैम में डेटा है उसमें काम चल रहा है, हमने कुछ एक्स्ट्रा डेटा कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया, कैश मेमोरी में। अब यहाँ पर वो स्टोर है और सीपीयू को इसका बार बार काम लग रहा है, तो ये जाकर परमानेंट में नहीं स्टोर होगा, ये कैश मेमोरी में रहेगा, यहाँ से वो बार बार यूज कर लेगा। यह आकार में छोटी लेकिन रैम की तुलना में बहुत महंगी और तेज होती है, ठीक है। ये बात है। कैश मेमोरी आमतौर पर L1, L2 और L3 स्तरों में विभाजित होती है। सीपीयू सबसे पहले वांछित डेटा कैश मेमोरी में ही खोजता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगला देखिए, कंप्यूटर चिप की क्षमता के विकास के संदर्भ में एक होता है मूर का नियम, जिसे हम बोलते हैं मूर्स लॉ। किस कारक के 2 वर्ष में 2 गुना होने की भविष्यवाणी करता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो मूर्स लॉ है ये क्या कह रहा है कि के कारक के 2 वर्ष में दुगना होने की भविष्यवाणी करता है। तो आप इसको देखेंगे, एक एकीकृत परिपथ आईसी पर ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, मूर्स लॉ क्या बता रहा है कि जो आईसी चिप है उस पे जो ट्रांजिस्टर हैं वो 2 वर्ष में दुगने हो जाएंगे। इस चीज की गणना करने में काम आता है मूर्स लॉ, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 2 साल में दुगनी हो जाएगी, इसी को हम मूर्स लॉ बोलते हैं। इसके साथ ही चिप की लागत भी कम होती जाएगी और उसकी गणना शक्ति बढ़ती जाएगी। अब देखिए, ये चिप थी, इस पे 100 ट्रांजिस्टर लगे थे, 2 साल बाद दुगने हो गए तो अब 200 लग गए। तो जब 200 लग गए तो आपको पता ही है कि शक्ति भी बढ़ेगी और एक ही चिप है उस पे ट्रांजिस्टर बढ़े तो लागत भी कम होगी। यह नियम कंप्यूटर हार्डवेयर के विकास की गति को समझने के लिए आधार माना जाता है। मूर के नियम के कारण ही आधुनिक स्मार्टफोन पुराने सुपर कंप्यूटरों से अधिक शक्तिशाली हो गए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हर 2 साल पे अगर हम ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत हो जाएंगे। तो जब ये चीज होती जाएगी तो क्या होगा, आधुनिक आप मोबाइल देखते हैं इतना छोटा सा है, पतला सा है, और पतला होता जा रहा है। तो वो कैसे हो पा रहा है, एक आईसी चिप्स पे हजारों लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में भौतिक
सीमाओं के कारण इस नियम को निरंतरता पर बहस होती रहती है, ठीक है, कि कब तक ये चीज चलती रहेगी। डेटा एक्सेस करने की वह कौन सी विधि है जिसमें मैग्नेटिक टेप की तरह डेटा को उसी क्रम में पढ़ना पड़ता है जिस क्रम में स्टोर किया जाता है। तो अब ये आप देखेंगे तो इसका आंसर है अनुक्रमिक एक्सेस, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। देखिए ये सीक्वेंशियल एक्सेस है, ये सीक्वेंस का मतलब स्टेप बाय स्टेप, कि जैसे हमने डेटा स्टोर किया, विधि है जिसमें मैग्नेटिक टेप पर किस की तरह डेटा को उसी क्रम में पढ़ना पड़ता है जिस क्रम में उसे स्टोर किया गया। जैसे पहला मान लीजिए, पहला यहाँ पे डेटा स्टोर है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो आप इसको रैंडम नहीं पढ़ सकते, आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा। पहले ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये मतलब है इसका। मैग्नेटिक टेप एक अनुक्रमिक एक्सेस है जिसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं, जहां वांछित डेटा तब तक पहुंचने के लिए पिछले सभी डेटा को पार करना पड़ता है। इसके विपरीत देखिए हार्ड डिस्क जो होती है और जो पेन ड्राइव होती है, ये डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, यह विधि धीमी होती है लेकिन बैकअप के लिए बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने हेतु सस्ती पड़ती है, तो हम यूज करते थे। पर अब हम धीरे धीरे हार्ड ड्राइव पे आ गए, फिर HDD से अब हम SDD में आ गए हैं, ठीक है। पेन ड्राइव यूज होती है। मैग्नेटिक टेप पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा हुआ है एग्जाम में, कि जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें किसकी परत चढ़ी होती है, ठीक है। मुख्य रूप से डेटा अभिलेखीय और बैकअप के लिए किया जाता है, स्टोरेज के लिए, ठीक है, बैकअप के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक स्तर पर डिजिटल डिवाइड को कम करने और लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक करने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 दिसंबर। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है। देखिए इसमें क्या था, इसकी शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह दिवस समाज के उपेक्षित वर्गों को तकनीकी के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाए, इसके ठीक अगले दिन। ये आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को हम मनाते हैं कंप्यूटर जागरूकता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये आप याद रखेंगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और ये दिवस जो है वो 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में साक्षरता बढ़ाने के लिए। और ये देखिए 20वीं वर्षगांठ थी भारतीय कंपनी NIIT की, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। देखिए ये 4 वर्षों की बिक्री दी है लाख रुपए में, 4 कंपनियां हैं ABCD और इसमें 4 वर्ष दिए हुए हैं और बिक्री दी है। तो आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2021 से 2024 तक कंपनी A की बिक्री में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो कंपनी A की वृद्धि देखनी है 2001 से 2024 तक। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, 300 माइनस 200, तो हम देखेंगे 100 की वृद्धि हुई। और पहले कितनी थी, 200, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50। इसका मतलब जो वृद्धि है वो कितने प्रतिशत की है, वो 50% की है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में किस कंपनी का योगदान कुल बिक्री में सबसे अधिक था? 2022 में सारी कंपनियों में देखिए सबसे अधिक 220 है, यहाँ पर 280 है, यहाँ पर 220 है और ये 180। तो इसका आंसर हो जाएगा 280। 280 किस कंपनी का है, कंपनी B का। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में कंपनी B और D की संयुक्त बिक्री कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो 2023 में हमें देखना है B और D की संयुक्त बिक्री। तो अगर आप देखेंगे संयुक्त बिक्री हो गई B और D की 320 और ये 200, ये हो गया 520। और अगर हम कुल बिक्री निकालेंगे तो ये 250, 250, 500 है, ये हो जाएगा 500 और 520 कितना हो गया,
1020, ठीक है। और 1020 में हमें 520 का प्रतिशत चाहिए, तो अगर हम इसको 520 यहाँ रखें और परसेंटेज निकालने की कोशिश करें, देखिए 1020 का अगर आप आधा करेंगे तो वो आ जाएगा लगभग, ये है मेरे, ठीक है, 1020 का अगर आप आधा करेंगे तो वो आ जाएगा 510 यहाँ पर, लगभग 50% के आसपास, ठीक है, 50% से कुछ कम है डेटा। एक सेकेंड रुकिए, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, इसका डेटा एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका डेटा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 48, ठीक है रुकिए, अच्छा ये है 250, 260 है यहाँ पर, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो ये 320 और 200, 320 प्लस 200, ये आपका हो गया 520, ठीक। और अगर आप ये देखेंगे तो ये 520 और ये 250, 250, 510, तो 520 और कुल ये 510, ये हो गया 1030, है ना। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कुल बिक्री है 2023 की वो 1030 रुपए है, और हमारा जो पूछा है बी और डी का संयुक्त तो वो 520 रुपए है। तो अगर आप 520 और 1030 पे निकालेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप देखें तो 1030 का आधा कितना हो जाएगा, 1000 का आधा होता है 500 रुपए और 30 का आधा 15, तो ये हो जाएगा 515 अगर हम 50% की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 20 है, 520, तो 50% से ये ज्यादा है। यहाँ पर 40, 42, 46, 44, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू 50% से ज्यादा है, तो आंसर ई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, हमें पता है कि जो, एक बार इसको आप अच्छे से समझ लिए, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ हमें देखकर ही सॉल्व करके आंसर समझ में आ जाता है, तो ऐसा ही होना चाहिए मैथ्स में, और धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व कर लेंगे। अब हमें 520, जो बी और डी का साझा बिक्री था वो कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो अगर आप कुल बिक्री देखेंगे तो वो 1030 है, और इसका आधा निकालेंगे तो 515 हो जाएगा, 30 का आधा 15, 1000 का आधा 500, तो ये जो 515 है ये 50% है, और इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी है 520, तो ये 50% से तो ज्यादा ही है, ठीक। तो हमने देख लिया यहाँ पे ऑप्शन है कोई ऐसा नहीं, तो इसका मतलब आंसर इसका ई हो जाएगा। अब अगला देखिए, 2021 से 2024 तक किस कंपनी की बिक्री में सबसे कम वृद्धि हुई, तो 2021 2024 कंपनी ए में यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, तो 200 यहाँ पे ए निकालिए, 300 माइनस 200 ये हो गया 100, बी निकालिए, ये हो गया 350 माइनस 300 यह हो गया 50, फिर सी का वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 300 माइनस 250, ये आ गया 50, ठीक। और फिर डी निकालिए, ये है 150, 220 माइनस 150, ये आ गया 70, है ना। 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 20 और जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऐसी कंपनी है जिसकी वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, पूछा है सबसे कम वृद्धि किसमें हुई, तो सबसे कम वृद्धि यहाँ पर दो है, बी और डी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन, सबसे कम वृद्धि में दो हैं, एक आपका बी है और एक आपका सी है। और यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि बी भी आंसर है, सी भी आंसर है। अब यहाँ पर दो आंसर तो हो नहीं सकते, और इसमें आप देखेंगे कहीं पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें लिखा हो कि आंसर बी और सी बोथ हैं, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर आपको ई लगाना पड़ेगा, और इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत से बच्चों को परेशान किए हैं। तो अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 2024 में कंपनी सी की बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो नई बिक्री कितनी होगी।
2024 में कंपनी सी, अब देखिए कंपनी सी, इसकी 2024 की बिक्री कितनी है 300, इसमें 10% की कमी हो जाए तो सी में अगर आप देखेंगे तो 300 का 10% कम हुआ तो कितना हुआ। हमने आपको बताया है कि जो 10% होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/10। ठीक, तो कितना हो जाएगा 30। अगर 30 की कमी हो गई, पहले 300 रुपए की बिक्री थी और 30 की कमी हो गई तो अब कितने की बिक्री हो गई 270 की। 270 यहाँ ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये हो गए आज आपके क्लास कंप्लीट। ये आपके 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं, आप इन्हें करें और हमारे साथ तैयारी करें। बाकी आपको जो भी डाउट है वो सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे बैच के बारे में जानकारी लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी बैचेस चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करके हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।